नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक 2007 मर्सिडीज ML 350 का कंप्लीट रेस्टोरेशन दिखाने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर हम इस मर्सिडीज को दोबारा रोड वर्दी करेंगे। ये मर्सिडीज पिछले 3-4 सालों से इसी स्पॉट पर एक ही जगह खड़ी है और इसका एयर सस्पेंशन बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इंटीरियर में हर जगह पर आपको माइस ड्रॉपिंग्स मिलेगी, मतलब इसके अंदर इतने ज्यादा माइस ड्रॉपिंग थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इंजन में, इंटीरियर में, हर जगह हमको बहुत ज्यादा वायरिंग करनी पड़ी थी इस गाड़ी के अंदर जस्ट टू गेट इट टू स्टार्ट। उसके बाद हम इसको ड्राइव कर पाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम 4 सालों के अंदर। उसके बाद इसको हम वर्कशॉप पर लेके गए थे जहाँ पर इसके अंदर और बाहर से कंप्लीट डिटेल किया गया था। उसके बाद इसके एयर सस्पेंशन को कोयल ओवर सेटअप के अंदर रिप्लेस किया गया था। आगे का जो कोयल ओवर ओरिजिनल मर्सिडीज का मिल गया था एक दूसरी ML से, बट रियर के अंदर हमको कोई पार्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया और वो भी मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सस्पेंशन का सारा काम होने के बाद इस गाड़ी के हर एक फ्लूइड को चेंज किया गया था। इसकी हेडलाइट को रिस्टोर किया गया था, जहां हमने इसकी फेडेड ऐसी हेडलाइट्स को एक कंप्लीट रिस्टोर करके एक ब्रांड न्यू हेडलाइट के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर आप आज देखोगे, तो ये कंप्लीट रेस्टोरेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मर्सिडीज पिछले 4 साल से इसी एक स्पॉट पर खड़ी है। ये एक 1 ओनर कार है, ये कोई 3, 4 या 5 ओनर कार नहीं है। ये जिसने ब्रांड न्यू खरीदी थी उसी के पास है अभी भी, बट देख सकते हो आप कैसी कंडीशन में है फिलहाल। एयर सस्पेंशन बिल्कुल खराब हो चुका है और इंटीरियर के अंदर जो माउस ड्रॉपिंग्स है वो हर जगह है। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी पार्ट्स काफी सारे डिसअसेंबल्ड है ऑलरेडी। हो सकता है किसी ने पहले इसके ऊपर एक बार गो थ्रू किया हो। कुछ इसके अंदर वीडियो फुटेज है जो डिलीट हो गई थी गलती से। ये दूसरा दिन था जब हम दोबारा आए थे इसी स्पॉट के ऊपर और इसके अंदर काफी सारी वायरिंग रिपेयर की थी हमने। इंटीरियर की इतनी खराब हालत थी इस टाइम पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इसके अंदर 1 मिनट के लिए भी बैठ नहीं सकते हो। पहले इसके ऊपर काफी ज्यादा किसी ने काम किया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये फॉग लैंप ऑब्वियसली किसी ने बनाया हुआ है। ये आगे की ग्रिल की कंडीशन भी देख सकते हो कितनी खराब है। और ये एक V6 डीजल इंजन है। अगर आप लोगों को लग रहा था पेट्रोल है पहले, क्योंकि ज्यादातर मर्सिडीज उस टाइम पे पेट्रोल भी आती थी V6 में। जैसे मैंने पहले बताया, ये गाड़ी 1 ओनर कार है, मतलब जिसने खरीदी थी उसी के पास है अभी भी। सो इंजन कभी भी वो बता रहे हैं आज तक खुला नहीं हुआ। इसकी कभी भी टाइमिंग बेल्ट, चेन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि इसके अंदर टाइमिंग बेल्ट आती नहीं है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता कि बहुत पहले से टाइमिंग चेन आ रही है गाड़ियों में। फाइनली 1-1.5 दिन के बाद जब इसके अंदर थोड़ा नया डीजल डाल दिया था, पुराने फ्यूल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। उसके बाद हमने इसको एक नई बैटरी के साथ स्टार्ट किया था। ये सब करने के बाद अब इग्निशन फाइनली आ रहा था, तो हमको लगता है कि ये स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि जो इंजन है उसको बाय हैंड हमने मूव करने की कोशिश की तो क्रैंक सीज नहीं है। ये 2007 मर्सिडीज की ये आपको बहुत फेमिलियर लग रही हो, क्योंकि 2020 तक भी कुछ मर्सिडीज के अंदर ये सेम की आती थी। इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो राइट साइड पे। तो स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली इंजन ऑयल और कूलेंट वगैरह सारी चीजें चेक कर ली थी हमने। ये अगर इतने टाइम से गाड़ी खड़ी है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज आप चेक करोगे। बट जो प्रीवियस ओनर उन्होंने मेरे को बताया था कि जब ये गाड़ी खड़ी की तो ये सिर्फ ऐसे ही खड़ी की थी, मतलब थोड़ा बहुत एयर सस्पेंशन में फॉल्ट था, बट ड्यू टू एज इस गाड़ी को खड़ा किया गया था, ना कि कोई ऐसी प्रॉब्लम थी इंजन में। तो मेरे को डाउट था कि कोई दिक्कत होगी इसको स्टार्ट करने में दोबारा, अदर देन सम वायरिंग इश्यूज। सो उसके बाद अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हो पाती है। फर्स्ट स्टार्ट करने के बाद भी आप देख सकते हो इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी टिकिंग नॉइस नहीं थी, मतलब कहीं से भी आपको कोई भी वियर्ड नॉइस नहीं आ रही थी इंजन के अंदर। ये एक सॉलिड इंजन था। आप मजाक मानोगे कि 4 साल के बाद जब ऑन करिए इसके अंदर बेल्ट की आवाज भी नहीं थी। आजकल कुछ नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी बेल्ट की आवाज आ जाती है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी बेल्ट की नॉइस भी नहीं आई थी। दिस इज अ वेरी गुड इंजन और V6 डीजल इंजन इस टाइम के बहुत रिलायबल है इस मर्सिडीज के। ये बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आते थे। उसके बाद इसके जितने भी टायर उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लेट किया गया था। मेरे को लगा कि इसका एयर सस्पेंशन थोड़ा रेज होना चाहिए जब हमने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है तो, बट स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी बिल्कुल भी रेज नहीं हुई थी। अंदर से जो एयर सस्पेंशन के कंट्रोल्स होते हैं वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और प्रीवियस ओनर ने हमको बताया था कि इस गाड़ी के अंदर पहले भी एयर सस्पेंशन में फॉल्ट था, मतलब इसका जो एयर सस्पेंशन का मॉड्यूल होता है वो बिल्कुल खराब हो गया था। तो उन्होंने मैनुअली टैप किया था इसके कंप्रेसर को, मतलब जब भी गाड़ी एयर लूज करती थी तो उन्होंने आगे फॉग लैंप के पास से 2 वायर छोड़ी हुई थी, मतलब जिसके अंदर डायरेक्टली आप बैटरी का अगर करंट दोगे तो एयर कंप्रेसर चलने लगता था। हमने उस एयर कंप्रेसर की वायर को भी डायरेक्टली 12 वोल्ट देखे थे। कंप्रेसर हालांकि थोड़ा लग रहा था कि ऑन हो रहा है, बट कोई भी साइड से गाड़ी लिफ्ट नहीं हुई थी। आगे चल के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एयर कंप्रेसर कहाँ होता है इसका, और वो बिल्कुल खराब था। उसके बावजूद हमने सारे जो चॉकर है उनको टेस्ट किया था, तो सिर्फ पीछे वाले आई गेस थोड़े बहुत देर के लिए रेज हुए थे, आगे वाले बिल्कुल खराब थे। हालांकि आपको हमेशा ऐसा कभी भी आपकी गाड़ी के साथ हो, एयर सस्पेंशन डैमेज हो, ताकि और एयर सस्पेंशन के कंपोनेंट खराब ना हो, तो आपको हमेशा टो कराना चाहिए
चाहिए, बट हमको जहाँ पर लेके जाना था इस गाड़ी को वो ज्यादा दूर नहीं था, मतलब हार्डली 10-12 किलोमीटर की ड्राइव थी। तो मैं आगे A8 में था और एक जो मेरे साथ गया था लड़का वो पीछे गाड़ी चला रहा था। और देख सकते हो रियर व्यू कैमरा के अंदर A8 में मर्सिडीज बेंज जो कि 4 साल से खड़ी थी वो कैसी लगती है। उसके बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद सबसे पहले इसको वॉश एरिया पर लगाया था, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्मेल थी अंदर इंटीरियर में और हर जगह पर आपको रेड ड्रॉपिंग्स दिख ही रही होंगी। तो सबसे पहले इसको वैक्यूम करके और जितनी भी इसके अंदर माउस ड्रॉपिंग है वो हटानी है। अगर इसके अंदर कोई भी बैठेगा तो वो बीमार हो सकता है। तो जितने भी कारपेट्स हैं, जितना भी इंटीरियर एक्सटीरियर सबको वॉश किया गया था आई थिंक 4-5 साल के बाद। भी आइडिया नहीं है कितने टाइम से खड़ी थी, उन्होंने मेरे को एक रफली गैस दिया था कि 4 साल 5 साल 3 साल कितने हो सकते हैं, हमको आइडिया नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी चीजें थी उन सबको बाहर निकाल के इसको एक अच्छे से वॉश और डिटेल किया गया था अंदर बाहर से। 2007 होने के बावजूद इस गाड़ी पर कहीं पर भी रस्ट नहीं था फिलहाल। और इस टाइप की मर्सिडीज बेंज जो अब स्टार्टिंग में ML आई थी इंडिया के अंदर वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है कुछ लोगों के पास, बट एयर सस्पेंशन की वजह से ज्यादातर लोग इसको खड़ी कर देते और फिर ड्राइव नहीं करते। बट इंजन इसका इतना खराब नहीं है। एक इनिशियल वॉश के बाद अंदर बाहर की कंडीशन काफी सही लग रही है गाड़ी, मतलब कहीं पर भी कोई भी रस्ट नहीं है, कहीं पे ज्यादा डेंट्स नहीं है इस गाड़ी पर। आई थिंक दिस विल क्लीन अप नाइस। इसके बाद इसके फ्रंट बम्पर को रिमूव करने का टाइम आ गया था, तो इसकी ग्रिल पहले ही रिमूव कर ली थी मैंने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खराब लग रही थी, देख सकते हो जैसे। तो जिसने भी इसको पहले पेंट किया था ऑब्वियसली अच्छे से नहीं किया, तो अब इसको दोबारा पेंट करना पड़ेगा। आई थिंक ग्लॉस ब्लैक में इसको पेंट करेंगे। फ्रंट बम्पर रिमूव करने के बाद फ्रंट लेफ्ट साइड पर आपको इसका एयर कंप्रेसर मिलेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो कि एयर सस्पेंशन के लिए होता है। उसके ऊपर दोबारा 12 वोल्ट देके देखा था हमने। तो इसके ओनर ने मुझे बताया था कि वो कभी से ही ऐसा यूज करते कि जब भी कोई साइड बैठ जाती है तो इसको फिल अप कर लेते हैं। तो पता नहीं कितने टाइम से इसके एयर सस्पेंशन में लीक होगी। सो ज्यादा कंप्रेसर यूज होने पर एयर कंप्रेसर खराब हो जाता है। इस एयर कंप्रेसर के अंदर एक छोटा पिस्टन होता है जो कि एयर प्रोड्यूस करता है, बट ज्यादा टाइम के लिए यूज करने के लिए नहीं बना होता ये सिर्फ रेज और लोअर करने के लिए ही बना होता है। अगर इसके अंदर हम बार बार एयर डालते रहेंगे तो ये वेयर आउट हो जाएगा। और वैसा ही कुछ इस एयर कंप्रेसर के साथ भी हुआ था। तो एटलीस्ट आधे घंटे तक इस एयर कंप्रेसर को कॉन्स्टेंटली हमने स्टार्ट किया था कि कोई ना कोई एरिया तो हो सकता है रेज हो जाए मेरे को, ताकि पीछे का ही एरिया रेज हो जाए या फिर आगे का रेज हो जाए थोड़ा बहुत ही। उसके बाद हमने सोचा कि इसके जो एयर कंप्रेसर है उसके साथ जो जो लाइनें जा रही हैं उसको चेक किया जाए। और इन पुरानी मर्सिडीज के अंदर जो इसके टॉप माउंट होते हैं जहां पर इसकी एयरलाइन लगती है वो लीक हो जाती है बहुत आसानी से, तो वो भी चेक किया था मैंने। उसके अंदर कहीं पर कोई भी बबल नहीं दिखा, तो इसका मतलब हो सकता है या तो कोई लीक नहीं है या फिर यहाँ पे एयर ही नहीं आ रही है। उसके बाद एयर कंप्रेसर को दोबारा चेक किया था इसकी लाइंस को। उसके बाद हमने इसका प्रेशर चेक किया एक पाइप के थ्रू एयर कंप्रेसर का, सो वो भी इतना कोई ज्यादा नहीं था। उसके बाद हमने इसकी जो एयरलाइन होती है जो कंप्रेसर पर होती है इंडिविजुअल कॉर्नर की, उसको रिमूव की थी। फिर उसके बाद इस लाइन के अंदर हमने कंप्रेस्ड एयर डाली थी। डायरेक्टली कंप्रेस्ड एयर डालने के बाद जो पीछे का एरिया वो लिफ्ट हो गया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। बहुत ही स्लाइटली ऊपर गया था ये, क्योंकि हम कंप्रेस्ड एयर पूरी फोर्स के साथ इसके अंदर डाल रहे थे, मतलब जो हम एयरलाइन के थ्रू यूज कर रहे थे फिलहाल। सो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो इसलिए एक बार ये रेज हो गया था। बट जैसे ही हमने इसका फ्लो बंद किया एयर प्रेशर का, तो दोबारा ये नीचे आ गया था। इसका मतलब इसके जो पीछे के एयर सस्पेंशन के एयर बैग्स हैं वो बिल्कुल ही खराब है। उसके अंदर इतनी मैसिव लीक है, अगर उसको कांस्टेंट एयर की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो एयर होल्ड नहीं कर पा रहा है। मेरे को इंटीरियर में इसका एक मर्सिडीज का सेंटर लोगो मिला था, सो वो मैंने इसके ऊपर दोबारा रख के देखा था तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका था, बट यहाँ पर इस ग्रिल पर थोड़ा कर्व्ड था वो। मैंने उस स्ट्रेट लोगो को इस ग्रिल के ऊपर एक जिप टाई के साथ बांध दिया और उसके बाद इसको छोड़ दिया था 2-4 दिन के लिए, और इस ग्रिल को ऑब्वियसली पेंट कर दिया था उससे पहले। उसके बाद ये लोगो है वो इतना टेढ़ा हो चुका था कि वो इस ग्रिल पर अब परफेक्टली बैठ रहा था। देख सकते हो अभी ये फिलहाल फ्लश है इस ग्रिल के साथ। लेफ्ट साइड पर भी इसका एक मिरर है वो मिसिंग था, तो अभी के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिरर लगा दिया था इसके अंदर जस्ट फॉर टेम्परेरी यूज। उसके बाद मैं इसकी हेडलाइट रिस्टोरेशन दिखाता हूँ आपको कि स्टेप बाय स्टेप आपको हेडलाइट को कैसे रिस्टोर करना चाहिए। स्टेप 1 के अंदर हम 600 ग्रेड सैंड पेपर यूज करेंगे। स्टेप 2 के अंदर 1000 ग्रेड सैंड पेपर यूज करेंगे। स्टेप 3 के अंदर 1500 ग्रेड सैंड पेपर, और स्टेप 4 के अंदर फाइनल स्टेप जो है वो 2000 ग्रेड सैंड पेपर। उसके बाद इसको पॉलिश किया जाएगा बाय हैंड। आप इसको पॉलिशर के साथ करोगे तो जल्दी होगा, बट हो सकता है आप लोगों के पास पॉलिशर ना हो, तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बाय हैंड पॉलिश दिखाया है। और उसके बाद इसको सेरेमिक कोट किया था लास्ट में। क्योंकि हम इसको वेट सैंड करने वाले हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन के लिए आप इसके अंदर थोड़ा कार शैम्पू डाल सकते हो। उसको एक बोतल के अंदर डाल के हम एज अ लुब्रिकेंट यूज करेंगे हमारे वाटर सैंडिंग के अंदर। तो ऐसे हम सबसे पहले हेडलाइट को स्प्रे करेंगे। सैंड पेपर को आप एक छोटे फोम के पीस के अंदर ऐसे रैप अराउंड करोगे और ये यूज करेंगे हम आज सैंडिंग के लिए। सबसे पहले आपको साइड टू साइड मोशन के अंदर इस हेडलाइट को सैंड
करना है, और बीच बीच के अंदर आप इसको साफ कर सकते हो ताकि जो डेड प्लास्टिक है वो दोबारा वापस ना आए या आपके जो सैंड पेपर है उसके ऊपर दोबारा ना आए। और पहले स्टेप के बाद कुछ ऐसी दिखेगी आपकी हेडलाइट। ये देख सकते हो ऑलरेडी फिनिश्ड हेडलाइट कैसी दिखती है, और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हेजीनेस है। ये हेडलाइट के अंदर है जो हम अभी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ये आप बाहर कर सकते हो। 600 के बाद अब हम 1000 ग्रिड सैंड पेपर यूज करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर जो कि हमारा 1000 ग्रिड है उसके अंदर आपको अप एंड डाउन मोशन के अंदर इस हेडलाइट को बफ करना है। सो आपको स्प्रे करना है दोबारा जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, सैंड पेपर को भी और हेडलाइट को भी। ये करना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो आखिरी के अंदर हम जब बफिंग करेंगे तो जो ये हम स्क्रैचेस अभी कर रहे हैं उसको इवन आउट कर देगा वो लास्ट में। और बीच बीच में आप ऐसे लुब्रिकेट कर सकते हो अपनी हेडलाइट को, और मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेशन आप यहाँ पर यूज करो ताकि परमानेंट डैमेज ना हो हेडलाइट पर। जब आप स्टेप 2 से सेटिस्फाइड हो जाओ तो इसको आखिरी में आपको ऐसे क्लीन करना है लाइट को दोबारा से, और यहाँ पर दोबारा हेडलाइट उतनी ही हेजी होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है, देख सकते हो आप। बट इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा कोई भी सरफेस रह तो नहीं गया। अगर आपको कोई भी एरिया अलग नहीं लग रहा है इसका मतलब कि आपकी जो सैंडिंग मार्क्स है वो इवनली हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं जो कि 1500 ग्रिड सैंड पेपर है, और उसके बाद हम दोबारा लुब्रिकेट करेंगे अपनी हेडलाइट्स को और हमारे सैंड पेपर को, और इस बार हम साइड टू साइड मोशन में इस हेडलाइट को सैंड करेंगे। दोनों हेडलाइट को करने के अंदर आपको ज्यादा 1.5 घंटा लग सकता है, तो ज्यादा देर का काम नहीं है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन है जब आपकी हेडलाइट येलो होती है। तो बाद में क्योंकि हम इसके ऊपर सेरेमिक कोट करने वाले हैं तो हेडलाइट दोबारा कभी फेडेड नहीं होंगी। जो इस टाइम पर आप व्हाइट रेजिड्यू देख रहे हो हेडलाइट से जो निकल रहा है, ये इसका डेड प्लास्टिक है जो कि येलो हो चुका है। ये फैक्ट्री क्लियर कोट है जो उतर रहा है अभी, इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिखेगा क्योंकि जो डेड प्लास्टिक है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है। स्टार्टिंग के अंदर येलो दिख रहा होगा, अब ज्यादा व्हाइट दिखेगा। इसके बाद लास्ट स्टेप के अंदर हम 2000 ग्रेड सैंड पेपर यूज करेंगे और इसके अंदर हम दोबारा अप एंड डाउन मोशन के अंदर इसको सैंड करेंगे।
जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ तो उसके बाद इसको दोबारा वाइप डाउन करो एक साफ माइक्रोफाइबर टॉवल से, और उसके बाद आपकी हेडलाइट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए ड्राई होने के बाद। हर जगह पर इवनली वेयर है, मतलब जो इसके क्रॉस पैटर्न हमने अभी सैंड किए हैं अप एंड डाउन मोशन के अंदर, अब हम उसको बाहर निकालेंगे। ये बहुत जल्दी होता है अगर आपके पास कोई पावर टूल है तो, बट क्योंकि सबके पास नहीं होते इसलिए मैं आज आपको हैंड पॉलिश के थ्रू दिखा रहा हूँ। 3M की पॉलिश चाहिए होगी ऐसी, मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा जो मैं चीज इस वीडियो के अंदर यूज कर रहा हूँ, टूल्स या जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो हेडलाइट के ऊपर ऐसे आपको रबिंग कंपाउंड को लगाना है। ये 1 स्टेप रबिंग कंपाउंड है तो इसके अंदर आपको पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 2 स्टेप होता है, कंपाउंड एंड फिर पॉलिश। कपड़े से ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर इसको बफ करोगे हेडलाइट को, और इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि आप हाथ से कर रहे हो। अगर आप पावर टूल है तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही आपको क्लैरिटी दिखने लगेगी। रबिंग कंपाउंड को साफ करने के लिए बीच बीच में आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल का भी यूज कर सकते हो, और उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन के अंदर इस हेडलाइट को ऐसे बफ करना है। 2 से 3 बार लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हेडलाइट्स, बट जो स्टेप अभी हमने किए उसके लिए 2 से 3 बार हैंड पॉलिश से आपकी जो हेडलाइट है वो कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएगी। जो आप बफिंग टॉवल यूज कर रहे हो या माइक्रोफाइबर यूज कर रहे हो उसको बीच बीच में ऐसे आप साफ कर सकते हो। फाइनल वाइप डाउन के बाद देख सकते हो ये हेडलाइट कैसी दिख रही है। दूसरी हेडलाइट का मैं लास्ट स्टेप दिखा देता हूँ आपको सैंडिंग का कि कैसा दिख रहा था। देख सकते हो सैंडिंग मार्क्स और विदाउट सैंडिंग मार्क्स कैसा लगता है। तो यहाँ पर ये हेडलाइट बिल्कुल साफ हो गई क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। और अब देख सकते हो दोनों हेडलाइट्स को, दोनों ही सेम हैं, बट अंदर से लेफ्ट वाली क्योंकि मिट्टी है उसके अंदर इसलिए ज्यादा खराब दिख रही है। पहले ये हेडलाइट्स कुछ ऐसी दिखती थी और अब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने कि कितना डिफरेंस है दोनों में। और यहाँ पर देख सकते हो राइट वाली की भी कंडीशन हेडलाइट की बिफोर एंड आफ्टर। सो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कभी हेडलाइट रिस्टोर की है या नहीं, या आपको पता था या नहीं कि ऐसे हेडलाइट रिस्टोर हो जाती है। यूजुअली लोग क्या कहते हैं इसका लेंस चेंज हो गया, इसका शीशा बाहर निकाल के साफ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है तो इसके लेंस को कभी रिमूव करने की जरूरत होती ही नहीं है। उसके बाद हम ये सिरेमिक कोटिंग आज यूज करेंगे। सबसे पहले इसके हेडलाइट को आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ साफ कर लो। अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल नहीं है तो आजकल जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। और कोटिंग को लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको बस आपको हेडलाइट पर लगाना है, 60 सेकंड वेट करना है और उसके बाद इसको वाइप डाउन करना होता है। क्लियर टाइप की लेयर बना देगी इसके ऊपर ताकि ये दोबारा येलो नहीं हो। सिरेमिक कोटिंग की वजह से दोबारा येलो नहीं होगी। आप यहाँ पर क्लियर कोट भी अप्लाई कर सकते हो, बट सिरेमिक कोटिंग कोई भी घर पे कर सकता है। उसके बाद आप इसको वाइप डाउन कर सकते हो और हमारी हेडलाइट रेस्टोरेशन
रेस्टोरेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद लेफ्ट वाली हेडलाइट को हमने रिमूव किया था और इसके पीछे कोई डस्ट कवर था ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर डस्ट जानी थी। ये पुरानी हेडलाइट है तो इसको ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकते हैं हम। सो इसके अंदर हमने ऐसे कपड़ा डालने के बाद इसको साफ किया था और अंदर तक ज्यादातर ये जो हेडलाइट है वो साफ हो गई थी, क्योंकि मैं इस हेडलाइट को रिमूव नहीं करना चाहता था। ज्यादातर क्या होता है पुरानी हेडलाइट में जो इसका लेंस है जब आप रिमूव करोगे हो सकता है क्रैक आ जाए। बिना लेंस को रिमूव करे ऐसे हम इसकी हेडलाइट को साफ कर पाए थे। उसके बाद इसकी हेडलाइट को ड्राई किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल गाड़ी की कंडीशन अंदर बाहर से कैसी है। इसको एक 1 स्टेप पॉलिश भी किया गया था सारे पेंट को। सो ये सेंटर में जो शॉकर है इसको रिमूव करेंगे हम। इसके फ्रंट शॉकर में नीचे एक बोल्ट है और ऊपर 3 बोल्ट हैं जो हमको रिमूव करके बाहर निकालने पड़ेंगे। अगर आप एक नॉर्मल एयर सस्पेंशन वाला शॉकर लगा रहे होते तो वो कंप्रेस हो जाता है अंदर, तो उसको इजीली आप मैन्यूवर कर सकते हो अपनी पोजीशन के अंदर। बट स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस नहीं होगा थोड़ा भी, तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। इजी एक्सेस के लिए आप अपर कंट्रोल आर्म को साइड पर कर सकते हो ताकि शॉकर को आसानी से हम बाहर निकाल पाए। क्योंकि ये एयर सस्पेंशन का शॉकर है तो ऊपर से थोड़ा कंप्रेस भी हो जाएगा। दूसरे जो कॉइल ओवर सेटअप है जिसके अंदर स्प्रिंग है वो थोड़ा भी कंप्रेस नहीं होगा। एक इजी मैन्यूवरिंग के लिए इजी हम इंस्टॉल कर पाए इसलिए अपर कंट्रोल आर्म को साइड पर कर सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ होता है मर्सिडीज ML 350 2007 का फ्रंट सस्पेंशन या फ्रंट शॉकर, जिसके अंदर आपको स्प्रिंग की जगह पर एक एयर शॉकर मिलता है जो रेज और लोअर कर सकता है गाड़ी को। ये देख सकते हो आप साइड बाय साइड। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल मर्सिडीज के शॉकर के साथ। स्टीयरिंग एंड के साथ साथ नीचे के जो कंट्रोल आर्म के बोल्ट है उसको भी लूज करना पड़ा था ताकि हमें इतनी ट्रेवल मिल जाए सस्पेंशन में कि हमें शॉकर को लगा पाए। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा सस्पेंशन बाहर निकाल दिया था। इसके एक्सेल को भी बाहर निकाला गया था थोड़ा, बट वो भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। इतनी जगह बनानी पड़ी थी शॉकर को लगाने के लिए। ऊपर के जो बोल्ट हैं वो थोड़े से बड़े थे तो उसको भी थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ा था। उसके बाद इसके शॉकर को हम वापस लगा पाए थे। शॉकर वापस लगाने के बाद और एक व्हील वापस लगाने के बाद अब आप देख सकते हो कितना ज्यादा हाइट में डिफरेंस है। ऑल्दो दूसरी साइड से अभी ये शॉकर लगाना रहता है तो इतना ऊपर नहीं आ पाया ये अभी। लिफ्ट इस टाइम पर फ्री हो गई थी तो हमने सोचा इसको लिफ्ट पर लगा देते हैं इस साइड के लिए ताकि जल्दी हो जाए वो। बट देख सकते हो एक साइड से बिल्कुल कंप्लीट है और ऐसी कुछ दिखेगी जब गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी तो। दोनों साइड के शॉकर लगाने के बाद हम इसको एक ड्राइव पर लेकर आए थे कि चलने में कोई आवाज तो नहीं है या फिर कोई वियर्ड हमें वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। आगे से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी हमको, बट जो पीछे का सस्पेंशन है वो अभी भी कोलैप्स था, वहां अभी हमको काम करना है। बट आगे से अभी ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है। सस्पेंशन में इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी बुशिंग एंड ऑल में। आगे और पीछे में मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल पीछे से बैठी हुई है तो आगे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। ऐसी कुछ दिखती थी ML 350। अगर आपको ये एरा की मर्सिडीज पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को इस टाइम की S क्लास बहुत पसंद थी पर्सनली। मेरे को इस टाइम की SUV इतनी खास नहीं लगती। इसके बाद जो ML आई थी वो फिर भी अच्छी लगती है इससे। गाड़ी अभी लिफ्ट पर और पीछे का व्हील और कंट्रोल आर्म हमने रिमूव कर दिया जहां पर इसका जो रियर एयर बैग है वो रहता है। ऐसा कुछ होता है वो एयर सस्पेंशन का एयर बैग। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो भी सारा ही डिसअसेंबल है टोटली और यहाँ पर लगता है एयर सस्पेंशन का एयर बैग। ये है इसका एयर बैग जो कि यहाँ पर ऐसे लगेगा। मेरी ओनर से बात हुई थी इस गाड़ी के बारे में तो वो बोले कि मेरे को कहीं पर भी एयर सस्पेंशन नहीं चाहिए गाड़ी पर। हालांकि इसके अंदर हम पीछे के एयर सस्पेंशन नहीं लगा सकते थे और ये यहाँ पर खत्म हो जाता, बट उन्होंने बोला कि मेरी ये गाड़ी ज्यादा चलनी नहीं है और ज्यादातर ये गाड़ी खड़ी रहेगी, बट ये नीचे नहीं बैठनी चाहिए या लोकली चले तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आए। तो जिस गाड़ी से हमने आगे के शॉकर लिए थे उस गाड़ी के पीछे के स्प्रिंग भी थे हमारे पास। उसके नीचे का कंट्रोल आर्म डिफरेंट है और भी काफी सारी चीजें डिफरेंट है तो वो सीधे स्प्रिंग नहीं लगा सकते हम यहाँ पर। और ये इसका कंट्रोल आर्म नीचे वाला जो यहाँ पर बैठता है तो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन
रेस्टोरेशन की जरूरत है। ये है वो स्प्रिंग जो हमें दूसरी ML से मिले थे, वो ऐसे कुछ नीचे बैठते हैं, बट उसका जो कंट्रोल आर्म है वो टोटली डिफरेंट है इस कंट्रोल आर्म से। सो वैसे तो ये बिल्कुल ठीक बैठ जाता है, बट इसका एक माउंटिंग थोड़ी बनानी पड़ेगी ताकि ये हिले नहीं, या जब गड्ढे वगैरह से गाड़ी जाए तो ये अपनी जगह से हिल ना जाए। तो पहली ये जो माउंटिंग है वो एक हमारे डेंटर ने बनाई थी। सो ये टेक्निकली ना अभी पूरी यहाँ पर बैठती है, और ये सिर्फ इसलिए ही है ताकि ये स्प्रिंग को सपोर्ट कर पाए। ये सेंटर क्योंकि सेम है तो ये टेक्निकली काम कर जाएगा, बट मैं चाहता था कि और थोड़ा डिफाइंड हम रूट ले पाए, या फिर थोड़ा और ढंग से हम इसको कर पाए। देख सकते हो ये लगाने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा था। नीचे का जो स्प्रिंग है वो कंट्रोल आर्म पर ठीक बैठ रहा था, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा लगता है कि फैक्ट्री फिनिश है और ये काम भी कर रहा था। तो हमने इसके बीच में जो लोहे का माउंट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी वाइब्रेशन कम करने के लिए एक रबर माउंट ऐसा लगाने की सोची थी, जो कि ऐसे लगेगा। अगर आपको नहीं पता था इसके अंदर एयर सस्पेंशन है तो दूर से देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि हमने यहाँ पर पीछे कोई रेट्रोफिट किया है। ऐसा लगता है कि कंपनी से ऐसे ही आया होगा, क्योंकि हर एक गाड़ी के अंदर ऐसा ही होता है। तो ऑल्दो इस गाड़ी पर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई ज्यादा प्ले भी नहीं था पीछे। मैंने सोचा कि इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं और भी चीजें इसके अंदर हम कर पाए शायद। उसके बाद जो दूसरी साइड का सस्पेंशन है उसके ऊपर भी एग्जैक्टली सेम किया गया था। एक लोहे का माउंट लगाया जिसके नीचे एक रबर का माउंट था, उसके बाद इसका स्प्रिंग, और नीचे के कंट्रोल आर्म पर कोई भी ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। वो नीचे का जो माउंट है वो इस स्प्रिंग को आसानी से होल्ड कर रहा था। क्योंकि दोनों ही मर्सिडीज के पार्ट हैं तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत पार्ट शेयरिंग हो, बट नीचे का कंट्रोल आर्म है वो थोड़ा डिफरेंट था दूसरी गाड़ी पर, जो मैंने नोटिस किया था। क्योंकि जिससे हमने मर्सिडीज के शॉकर लिए उसके पास वो गाड़ी नहीं थी, बट ये स्प्रिंग सेटअप थे दोनों आगे पीछे के। तो मैंने ऑनलाइन एक दो जगह देखा, बट पीछे का जो कंट्रोल आर्म है जिसके अंदर एयर सस्पेंशन नहीं है ML में, उसका थोड़ा डिफरेंट है। पीछे के भी जो एयर सस्पेंशन है उनको कॉइल ओवर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब देख सकते हो गाड़ी लेवल हो गई थी। स्प्रिंग लगाने के बाद अब पीछे से गाड़ी भी उठ गई है, बट इतनी लेवल पर नहीं आ पाई जितनी आगे है। इसका कारण है क्योंकि इसके जो शॉकर है पीछे वाले वो बिल्कुल खराब हो चुके थे, और जो इस गाड़ी के ओनर है वो और पैसा नहीं लगाना चाहते थे इसके ऊपर। तो बोले कि अभी इसके भी रियर शॉकर चेंज नहीं करते हैं, बाद में हालांकि इसके शॉकर चेंज कर देंगे। तो राइड हाइट वैसे तो स्प्रिंग डिटरमाइन करता है, बट उसके अंदर खाली स्प्रिंग इतना वेट नहीं होल्ड कर पाता, थोड़ा बहुत असिस्ट हाइड्रोलिक शॉकर से भी चाहिए होता है। रात को हेडलाइट का थ्रो देख सकते हो, हेडलाइट रिस्टोरेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई हेडलाइट है। ये इतनी खराब भी नहीं है, व्हील गैप की पीछे से बहुत ज्यादा नीचे है गाड़ी, बट आगे के कंपैरेटिवली थोड़ा नीचे है। ये रहे इसके रियर शॉकर जो मैं बता रहा था, और रियर शॉकर फिलहाल लीक कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसके शॉकर को भी रिमूव किया गया था। शॉकर पर एक सेंसर होता है, उसको भी रिमूव करना पड़ता है या डिस्कनेक्ट करना पड़ता है ऐसे। और देख सकते हो सारा का सारा हाइड्रोलिक ऑयल है जो इस शॉकर से निकला हुआ है, इसलिए इसके ऊपर इतनी ज्यादा बिल्डअप है। फिर दूसरी साइड के शॉकर को भी रिमूव किया था और इसके भी सेंसर को डिस्कनेक्ट किया था। डिस्कनेक्ट करने के बाद दोनों शॉकर को बाहर निकाल लिया था, और ऐसे हैं इसके रियर के शॉकर, ये बिल्कुल खराब हो चुके हैं। उसके बाद मैंने सोचा इसके जो माउंट है उसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम। मेरे को कोई ऐसा रियर माउंट मिल नहीं रहा था जो इसको एक फैक्ट्री फिनिश दे पाए। हालांकि देखने से ऐसा लग रहा था कि कंपनी से ऐसे ही आया होगा। लोहे के माउंट के ऊपर एक रबर का माउंट था, तो लोहे का माउंट इतना दिख नहीं रहा था। तो इनके जो रियर एयर बैग थे उसका जो टॉप माउंट होता है उसको यूज किया था हमने। उसके नीचे एक रबर का माउंट था और वो परफेक्टली अलाइन हो रहा था ऐसे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके नीचे हमको स्प्रिंग फिगर आउट करना था कि स्प्रिंग कैसे आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे स्प्रिंग फिट हो गया है जैसे इसके अंदर आता है, और इसके टॉप माउंट के लिए अब हम इसका फैक्ट्री एयर सस्पेंशन का माउंट यूज करेंगे जो कि इसको अच्छे से होल्ड कर पाएगा। और नीचे का यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल आर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हमने टॉप माउंट के बाद ये वाला माउंट लगाया था और उसके बाद इस रबर माउंट को ऐसे लगाया था ताकि वाइब्रेशन कम हो। तो हमने यहाँ पर नए माउंट यूज किए थे, एक पुराना माउंट था जो चेक किया था सिर्फ। तो ये यूनिवर्सल माउंट होते हैं, कोई स्पेसिफिक गाड़ी के लिए नहीं होते ये। सो इसके ऊपर ऐसे हमने इसका कुछ रियर का सेटअप बनाया था, और इसके बाद थोड़ी बहुत हाइट में भी फर्क पड़ेगा, और इसके जो ट्रेवल है या जो पीछे का स्प्रिंग ट्रेवल है वो भी ठीक था पहले से। सो कंट्रोल आर्म रियर का लगाने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा था। ये पीछे के कंट्रोल आर्म को चेक करने के बाद अब इसके कंट्रोल आर्म वापस लगा देते हैं हम, और जब ये सारा कनेक्ट कर लेंगे हम पीछे का रियर सस्पेंशन सारा, उसके बाद इसके जो रियर सेटअप है या रियर स्प्रिंग है उसको एक फाइनल टाइम हम वापस लगा देंगे। अगर आपके पास भी कोई रियर सस्पेंशन वाली गाड़ी है तो आजकल यूजुअली सब गाड़ियों के लिए किट्स आ गई हैं, बट पुरानी कुछ गाड़ियां हैं जिनके लिए अभी भी किट नहीं मिल पा रही है इंडिया में। हाइट भी आप देख सकते हो पहले से ठीक हो गई, क्योंकि शॉकर भी हमने चेंज कर दिए हैं और वो अपर माउंट के बाद थोड़ी बहुत हाइट में भी फर्क आया है।
अभी फिलहाल इतनी हाइट पर है ये गाड़ी जितनी यूजुअली स्टॉक होती है। गाड़ी को अब चलाने में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था, स्टॉक गाड़ी लग रही थी जैसी होती है। और उसके बाद हम इसको ड्राइव पर लेकर आए थे दोबारा। यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हाइट पीछे के जो टायर है वो छोटे लगाए हुए हैं। अभी एक मेरे पास पुराने BMW के टायर रखे थे 245 45 19 जो कि इसके लिए छोटा साइज है, इसलिए पीछे के टायर थोड़े छोटे लग रहे होंगे। पीछे के दोनों टायरों में हवा होल्ड नहीं हो रही थी तो पीछे के दोनों टायर मैंने भी वैसे लगाए हैं। बॉडी लाइन से ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। रबिंग पॉलिशिंग करने के बाद जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही साफ हो गया था, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं पर ज्यादा डेंट रस्ट कुछ नहीं था। इंजन और ट्रांसमिशन की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। तो चलो इस 17 साल पुरानी 2007 मर्सिडीज ML 350 की एक प्रॉपर टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं। मैंने पहले इस गाड़ी को चलाया है बट इतना ज्यादा नहीं चलाया। आज एक रियल टेस्ट होगा इसके अंदर। हो सकता है इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है तो वो भी हमको पता चल जाएगी। अभी तक इस गाड़ी का ऑयल और कूलेंट चेंज नहीं किया है। कूलेंट कहीं से भी कम नहीं हो रहा है इसका, ना ही कहीं से ऑयल लीक है इसमें। अभी थोड़ी बहुत लाइट है क्योंकि आगे का बम्पर या नीचे के कुछ पार्ट्स हैं जो अभी डिस्कनेक्टेड है। एयर सस्पेंशन का फॉल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि एयर सस्पेंशन अभी इसमें टेक्निकली है ही नहीं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ज्यादा कोई फॉल्ट नहीं है। कोई भी गड्ढा वगैरह ज्यादा इस गाड़ी के अंदर फील नहीं हो रहा है और चलाने से ऐसा नहीं लग रहा है कि 17 साल पुरानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हेडलाइट के पीछे जो कवर मिसिंग था वो लगा दिया है वापस, और अब हम इसकी दोनों हेडलाइट वापस लगा देते हैं और इसके जो हॉर्न है वो भी वापस लगा देते हैं। ये एक यूज हॉर्न रखे थे मेरे पास ऑलरेडी, तो वो हम इस गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं। ओनर इसकी ग्रिल पर कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ग्रिल को एज इट इज छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बम्पर पीस से हमने ये फॉग लैंप की अपर की ग्रिल बनाई है, ताकि ये गाड़ी अब सारी ठीक होने के बाद ये फॉग लैंप बहुत ही खराब लगेंगे। या पुरानी ग्रिल बहुत ही खराब लगती। स्टार्टिंग में हम ऐसा कुछ सोच रहे थे, बट उसके बाद हमने इस टाइप की इसकी फॉग लैंप ग्रिल बनाई है। इसकी बोनट ग्रिल भी टूटी हुई थी तो वो भी हमने बना दी थी। सो ऐसी है इसकी फाइनल फॉग लैंप की ग्रिल दोनों साइड की। इसके ऊपर कार्बन फाइबर का रैप है सिर्फ। तो मैं यूजुअली इस कंपनी के फिल्टर का भी यूज नहीं करता हूँ, बट जो ओनर है उन्होंने ये फिल्टर हमें प्रोवाइड किए थे। इस फिल्टर से ही इसकी जो सर्विस है या फिर जो काम है वो होना है। सो यहाँ पर एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है। तो फ्यूल फिल्टर खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है मर्सिडीज एमएल का। ऑल्दो आई वुड लाइक टू सी अ माले फिल्टर एटलीस्ट, बट जिनकी गाड़ी है उनको यही फिल्टर चाहिए तो इसमें यही लगाएंगे। ये है इसका एयर फिल्टर। तो इसके अंदर V6 इंजन है तो 2 एयर फिल्टर डलते हैं, और उसके बाद इसके अंदर 2 कैबिन फिल्टर या AC फिल्टर है। इसका मेली का ट्रांसमिशन फिल्टर भी दिया था, बट उसका कोई ऑयल नहीं था। सो उसके बाद वो बोले कि इसको भी रिप्लेस मत करो, तो ट्रांसमिशन का काम अभी नहीं हुआ। सबसे पहले इसका इंजन कवर रिमूव किया हमने, और सेंटर में यहाँ पर आप देख रहे हो ये है इसका V6 डीजल इंजन। यहाँ पर ऑयल फिल्टर आता है, ये इसके एयर फिल्टर के बॉक्स हैं दोनों साइड पर, और सेंटर में आपको डीजल फिल्टर
मिलता है यहाँ पर राइट साइड पर कैबिन फिल्टर है या फिर एसी फिल्टर है। तो इसके बाद इसके दोनों एयर फिल्टर की असेंबली को और ऑयल फिल्टर को बाहर निकाला गया था। ये बहुत ही ईजी है, आप इसको घर पर भी कर सकते हो विद सिंपल टूल्स। तो इसका जो ऑयल फिल्टर हमने रिमूव किया था उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। आई डोंट नो लास्ट कब इसका ऑयल चेंज हुआ होगा। तो देख सकते हो पुराने और नए ऑयल फिल्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ऑयल बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका था। यूजुअली डीजल गाड़ियों का जो इंजन ऑयल है वो ब्लैक होता है, बट इतना भी नहीं होता। तो आज हम उसको ड्रेन करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल फिल्टर को रिप्लेस कर लेते हैं इसके ऑयल फिल्टर की कार्टेज के अंदर। इस ऑयल फिल्टर की कार्टेज के साथ हमको ओरिंग भी मिली थी जो हम आज रिप्लेस करेंगे। जब भी आपको क्रश वॉशर या फिर ऑयल फिल्टर के साथ ऑयल की गैस्केट मिलती है उसको हमेशा रिप्लेस करो ताकि ऑयल फिल्टर हाउसिंग में से कभी लीक ना हो। यहाँ पर होती है इसकी ओरिंग ऑयल फिल्टर की। पुरानी सील को निकालने के बाद इसको ऑयल के साथ आप कोट कर सकते हो ताकि अच्छे से सील बना पाए और ड्राई ना हो। इसके ऊपर आप नया ऑयल भी यूज कर सकते हो, पुराना ऑयल भी यूज कर सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसकी कार्टेज के जो आगे वाली सील है वो भी रिप्लेस कर देते हैं हम। छोटी सी सील होती है ये, तो वो भी इस ऑयल फिल्टर के साथ थी तो वो हमने लगा दी थी। सो ऑयल फिल्टर असेंबली को वापस लगा देते हैं और ऑयल फिल्टर को भी अब वापस लगा देते हैं। इस जनरेशन की मर्सिडीज के अंदर आपको 2 एयर फिल्टर मिलते थे यूजुअली ऑन अ V6 इंजन। हम आज दोनों साइड के ही एयर फिल्टर को रिमूव करके उसको रिप्लेस करेंगे। सो पहले साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है नया फिल्टर और ये है पुराना फिल्टर। इसको हमने स्टार्टिंग में साफ किया था तो इतना खराब नहीं दिख रहा है, बट इसके अंदर भी बहुत ज्यादा डस्ट एंड डिब्री थी। लेफ्ट साइड के फिल्टर को रिप्लेस करने के बाद इसको वापस लगा दिया था और दूसरी साइड के एयर फिल्टर बॉक्स को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद इस फिल्टर को भी रिप्लेस कर दिया था। इसका फ्यूल फिल्टर आपको सेंटर में मिलेगा तो इस पाइप को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इस फ्यूल फिल्टर पर एक सेंसर होता है, उसको डिस्कनेक्ट करना होता है और 2 फ्यूल लाइन होती है जो डिस्कनेक्ट करनी होती है। उसके बाद इस फ्यूल फिल्टर को आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये रहा नया फिल्टर और ये रहा पुराना फिल्टर। सबसे पहले पुराने फिल्टर का जो सेंसर है उसको रिमूव करके नए फिल्टर पर ट्रांसफर करना होता है। फ्यूल फिल्टर के सेंसर को बहुत ही आराम से निकालना, नहीं तो ये टूट सकता है क्योंकि ये पुराना हो गया और ये बहुत ही ब्रिटल हो चुका होता है इस टाइम पर। ऐसे रिमूव करने के बाद देख सकते हो ये है इसका फ्यूल फिल्टर का सेंसर। इस सेंसर को अब हम नए फिल्टर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। नए फिल्टर पे लगाने से पहले इस फ्यूल के सेंसर को साफ कर लेना। सेंसर वापस लगाने के बाद अब इस फ्यूल फिल्टर को वापस लगा सकते हैं हम और इसकी दोनों फ्यूल लाइन को कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद ऊपर की जो पाइप है वो भी वापस लगा देते हैं। गाड़ी को लिफ्ट पर उठाने के बाद अब इसका इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं। इसके आगे के जो फ्रंट कवर के बोल्ट्स थे वो टोटली स्ट्रिप्ड आउट थे तो वो हम रिमूव नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जो देख रहे हो तो हमने इसके जो ऑयल है उसको ऐसे ही ड्रेन कर दिया था। यहाँ से इजी एक्सेस है। देख सकते हो कितना खराब इंजन ऑयल निकला इस गाड़ी से। उसके बाद ऑयल फिल्टर को भी वापस टाइट कर देते हैं। इंजन के राइट साइड पर हमारे कैबिन एयर फिल्टर होते हैं, उनको भी रिप्लेस कर देते हैं। और ये पुराना एयर फिल्टर देख सकते हो किसी ने वैसे ही रखा हुआ था, कुछ भी कर नहीं रहा था, तो बाहर की ऑब्वियसली डस्ट और डिब्री इसके अंदर जा रही होगी। ये है पुराना फिल्टर और आज ये हैं इसके 2 नए फिल्टर। उसके बाद ये दूसरा फिल्टर भी यहीं पर लगेगा। उसके बाद इस बॉक्स को वापस लगा देते हैं हम यहीं पे। ये सिर्फ 2 क्लिप के साथ होल्ड डाउन होता है। उसके बाद ऑयल फिलर की कैप और इसका जो ये फनल होता है इसको साफ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टाइमिंग चेन दिख रही थी यहाँ से, और ये चेन के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है अभी फिलहाल, और कोई भी एज सच मुझे चीजें दिख नहीं रही थी इस गाड़ी के अंदर। ये इंजन बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड था स्टार्टिंग में मर्सिडीज की। उसके बाद इस गाड़ी को चलाया नहीं गया तो ये खड़ी रही थी। इसके बाद हमने इसमें 5W30 डाला था कैस्ट्रॉल का। ऑयल फिल्टर की कैप को भी साफ किया था एक बार फाइनल बार, और उसके बाद इसकी कैप को वापस लगा दिया था। अभी फिलहाल ये कैप उल्टी थी बट मैंने इसको सीधे करके लगा दिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और इंजन को स्टार्ट कर दिया था और इंजन की वाइब्रेशन बहुत कम हो गई थी पहले से। ऑब्वियसली इतने टाइम के बाद जो इंजन ऑयल ड्रेन हुआ है, पता नहीं कितना पुराना इंजन ऑयल था, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है मॉडर्न कार्स में। पुराने इंजन ऑयल की वजह
से वाइब्रेशंस या इंजन की साउंड बढ़ जाती है। ज्यादा पुराना होगा तो इंजन को लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा और खराब हो सकता है वो, बट आई डोंट थिंक इंजन पर कोई ऐसा डैमेज हुआ है। इसके अंदर अभी चेक इंजन लाइट इसलिए आ रही क्योंकि इसका जो एयर फ्लो सेंसर होता है, मास एयर फ्लो सेंसर, उसमें दिक्कत है। एसी इसका भी नहीं चल रहा है क्योंकि इसको अभी रिचार्ज ही नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक एसी के अंदर कोई दिक्कत होगी। तो लास्ट ड्राइव पर लेकर चलते हैं इस मर्सिडीज ML 350 को। 4 साल से एक जगह पर खड़े होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई ज्यादा आवाज नहीं है। पावर स्टीयरिंग भी इसका बिल्कुल ठीक काम करता है, इसके अंदर भी कोई इशू नहीं था। अगर आप कोई ऐसी पुरानी नेग्लेक्टेड मर्सिडीज देखते हो अपने आसपास या फिर बहुत टाइम से कोई गाड़ी खड़ी है, तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये रेस्टोरेशन वीडियो आपको कैसी लगी? ये सारी कंप्लीट रेस्टोरेशन एक ही वीडियो के अंदर थी। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर और वीडियो ऐसी देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।